कैसे हैं दोस्तों, एक बेटे ने प्यार करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसकी गलती ये थी कि वो दूसरे धर्म की एक रईस घराने की लड़की से प्यार कर बैठा। इस गुस्ताखी की कीमत उसने अपनी मौत से चुकाई। ये कहानी है कोलकाता के रिजवान रहमान की। रिजवान कोलकाता के गरीब मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता था। उसने कोलकाता के सेंट लॉरेंस हाई स्कूल और सेंट जेवियर से पढ़ाई करी। उसके क्लासमेट बताते हैं कि एग्जाम के दौरान रिजवान की खूब डिमांड होती थी। वो क्लास में हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। उसने अपनी एक भी क्लास मिस नहीं करी। सेंट जेवियर से ग्रेजुएशन करने के बाद रिजवान ने कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया। फिर वो महीने की लगभग 10,000 की तनख्वाह पर चौरंगी रोड पर एरेना मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिजाइन पढ़ाने लगा। अपने शांत और मजाकिया स्वभाव के चलते जल्दी वो इंस्टीट्यूट में मशहूर हो गया और सबके पसंदीदा टीचर बन गया। यही रिजवान की मुलाकात हुई प्रियंका से। प्रियंका रिजवान की स्टूडेंट थी। बताते हैं कि प्रियंका रिजवान की पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हुई और वो रिजवान से प्यार कर बैठी। करीबी दोस्तों की मदद से प्रियंका ने अपने दिल की बात को रिजवान तक पहुंचाया। रिजवान को जब ये बात पता चली तो उसने भी प्रियंका को हाँ कह दिया। अब दोनों बिना ये सोचे समझे कि दुनिया उनके प्यार को कभी मान्यता नहीं देगी, कभी स्वीकार नहीं करेगी। खासकर प्रियंका के पिता दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों के धर्म अलग थे। जहाँ प्रियंका बड़े बाप की बेटी थी, वहीं रिजवान झुग्गी बस्ती में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। अशोक टोडी का नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने लक्स कोजी के बारे में सुना है, तो मेजरली आपका जवाब हाँ ही होगा। बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियां इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। अशोक तोड़ी इस अरबों की कंपनी के मालिक हैं। प्रियंका तोड़ी इसी बड़े उद्योगपति की बेटी है। अब आप रिजवान और प्रियंका के बीच के फासले को समझ गए होंगे, पर सच्चा प्यार इन फासलों को आड़े नहीं आने देता। यही रिजवान रहमान और प्रियंका तोड़ी के साथ भी हुआ। दोनों के बीच जमीन आसमान का फासला होते हुए भी वह एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे। वो साथ में मूवीज देखने जाते, नदी किनारे शाम बिताते। दोनों के रिश्तों के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता था। वो फोन पर ज्यादा बातचीत करते थे। समय के साथ दोनों का प्यार जब गहरा हो गया तो प्रियंका रिजवान को अपने घर ले गई। उन्हें अपने घर वालों से मिलवाया, एक प्रेमी के रूप में नहीं बल्कि एक टीचर के रूप में। इतना ही नहीं, प्रियंका ने रिजवान को अपने पिता की कंपनी का डिजाइनिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा दिया, जिससे रिजवान का प्रियंका के घर में आना जाना आसान हो गया। प्रियंका जानती थी क्योंकि उसका रईस परिवार रिजवान को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए शुरुआत में उसने परिवार को रिजवान के बारे में नहीं बताया। जबकि रिजवान ने प्रियंका तोड़ी के बारे में अपने परिवार को सब कुछ बता दिया, सिवाय शादी वाली बात की। 18 अगस्त 2007 को 23 वर्षीय प्रियंका तोड़ी और 30 वर्षीय रिजवान ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। रिजवान के कुछ दोस्त और कलीग्स इस शादी के गवाह बने। बाकी इस शादी के बारे में किसी और को कोई खबर नहीं हुई, न रिजवान के परिवार को न ही प्रियंका के परिवार को। शादी के बाद सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। रिजवान टीचिंग का काम करता रहा और प्रियंका अपने माँ बाप के पास ही रहने लगी। रिजवान ने 2007 के अगस्त महीने के अंत में अपने भाई के सामने प्रियंका तोड़ी से शादी वाली बात का खुलासा कर दिया। 31 अगस्त 2007 को रिजवान अपने एक फैमिली फ्रेंड मोहिद्दीन और पप्पू से मिला। उसे भी अपनी शादी के बारे में बता दिया। पप्पू ने सलाह दी कि वो पुलिस अधिकारियों को अपनी शादी के बारे में बता दी, ताकि वो इन दोनों को अशोक तोड़ी से सुरक्षा मुहैया करा सके। उसके बाद वो प्रियंका तोड़ी को अपने घर ले आया। रिजवान ने वैसा ही किया जैसा पप्पू ने उसे बताया था। 31 अगस्त को प्रियंका और रिजवान ने पुलिस अधिकारी से मिलकर अपनी शादी के बारे में बता दिया और साथ में पुलिस सुरक्षा की भी मांग करी। 31 अगस्त को ही प्रियंका अपने महल और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर रिजवान के 2 कमरों वाले अपार्टमेंट में रहने चली गई। यह अपार्टमेंट एक सकरी गली में था, जहां मुस्लिम मजदूर परिवार रहा करते थे। प्रियंका को पता था कि उसे रिजवान के साथ रहने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। इसके लिए उसने कई चीजों की कुर्बानी दी, छोटी से छोटी चीजों की भी।
रिजवान के साथ रहने के लिए उसने शादी के 1 साल पहले से ही एसी में रहना छोड़ दिया था। इसके बाद उसी शाम प्रियंका ने अपने परिवार के पास फोन किया और उन्हें रिजवान से शादी की बात बता दी। बताया जाता है कि अशोक तोड़ी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हुए। एक अमीर हिंदू परिवार की लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी कैसे कर सकती है? अशोक तोड़ी चाहते थे कि कैसे भी उनकी बेटी रिजवान को छोड़कर उनके पास लौट आए। रिजवान की मां ने बाद में rediff.com को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अशोक तोड़ी और उनके भाई और रिश्तेदार प्रियंका को वापस ले जाने के लिए उनके साधारण से घर में आए थे। वो रिजवान के परिवार को प्रियंका को साथ ले जाने के बदले ब्लैंक चेक देने की पेशकश कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर वो लोग प्रियंका को ले जाने देंगे तो रिजवान के हर एक चाचा को एक अपार्टमेंट और एक कार दी जाएगी। रिजवान के परिवार ने उनके सारे ऑफर ठुकरा दिए। जब अशोक तोड़ी से रात के खाने के बारे में पूछा गया तब उन्होंने मना कर दिया। यह सुनकर प्रियंका ने भी खाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो तभी खाएगी जब पापा खाएंगे। फिर बाप बेटी ने एक साथ खाना खाया। प्रियंका से उसके पिता, चाचा और मामा ने बहुत देर तक बात करी, पर प्रियंका उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। अशोक तोड़ी रिजवान के परिवार से बस यही कहते रहे कि जितना भी पैसा चाहिए ले लो, पर मेरी बेटी को मुझे वापस दे दो। वही रिजवान का परिवार कहता रहा कि आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ अगर वो आपके साथ जाना चाहती हो, और प्रियंका बस ये कहती रही कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। आधी रात को प्रियंका के एक चाचा प्रदीप, मामा अनिल सरावगी रिजवान के घर से ये कहकर चले गए कि प्रियंका की मां को दिल का दौरा आया है। अशोक तोड़ी पूरी रात रिजवान के घर प्रियंका के पास ही रुके रहे। सुबह होते ही वो भी चले गए, पर प्रियंका रिजवान के घर पर ही रुकी रही। बताया जाता है कि जब तोड़ी परिवार प्रियंका को घर वापस ले जाने के लिए नहीं मना पाया तो वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह और अजय कुमार के पास गया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को एक मुस्लिम लड़के ने अपहरण कर लिया है और उससे जबरदस्ती शादी कर ली है। उसके बाद अगले दिन दोपहर करीब 1:30 बजे लाल बाजार की पुलिस रिजवान के घर पहुंची। रिजवान के परिवार का कहना था कि पुलिस उन पर थाने जाकर मामला सुलझाने का दबाव बना रही थी, पर प्रियंका ने पुलिस थाना जाने से साफ मना कर दिया। पुलिस लौट गई, पर उन्होंने जाते जाते ये कहा कि अगर प्रियंका और रिजवान ने 5 मिनट के अंदर थाने में रिपोर्ट नहीं करी तो उन्हें रस्सी से घसीटते हुए थाने ले जाया जाएगा। रिजवान और प्रियंका की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। ये एक कानूनी शादी थी, फिर भी पुलिस उन पर और रिजवान के परिवार पर दबाव बना रही थी। रिजवान के परिवार का कहना था कि प्रियंका के पिता ने उन्हें बहुत धमकियां दी। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। 1 सितंबर को रिजवान के घर दोबारा पुलिस आई और बिना किसी कानूनी नोटिस या अधिकार के रिजवान, उसके चाचा और प्रियंका को थाने उठा ले गई। रिजवान और प्रियंका से घंटों पूछताछ चली। रिजवान की मां ने बताया कि प्रियंका रिजवान के साथ डटकर खड़ी रही। उसने पुलिस से कहा मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी देने के बाद भी पुलिस उन्हें परेशान क्यों कर रही है, और तो और पुलिस उन्हें सुरक्षा देने की बजाय पिता का पक्ष क्यों ले रही है। वो अपनी मर्जी से रिजवान के साथ रहने आई है और स्वेच्छा से उसने शादी करी है। ऐसे ही 4 सितंबर को भी पुलिस ने प्रियंका, रिजवान और उसके परिवार के लोगों को एंटी राउडी एक्शन में लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में उठा ली गई। पुलिस पर आरोप लगा कि ऐसा कई बार हुआ जब पुलिस ने समझौते के लिए रिजवान और प्रियंका को लाल बाजार पुलिस मुख्यालय पर बुलाया और रिजवान को प्रियंका को छोड़ने की धमकी दी। उन पर फर्जी केस थोपने की धमकी दी गई। इतना कुछ झेलने के बाद भी रिजवान पीछे नहीं हटा। उधर प्रियंका के कई रिश्तेदार प्रियंका को साथ ले जाने के लिए रिजवान के घर जाते रहे। यहाँ तक कि पुलिस ने प्रियंका और रिजवान की शादी के गवाहों को भी डराया धमकाया। कहा गया कि अशोक तोड़ी और उसके भाई प्रदीप तोड़ी ने रिजवान के फैमिली फ्रेंड और सलाहकार पप्पू को अपने खेमे में मिलाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने इलाके के एक बिल्डर और प्रभावशाली व्यक्ति हसन अली से मदद मांगी। हसन उसी रात पप्पू के घर गया और प्रियंका को उसके पिता के पास भेजने और दोनों परिवारों के बीच समझौता करने को कहा। जब रिजवान के घर वाले नहीं माने तब अशोक तोड़ी मजिद नाम के एक व्यक्ति से रिजवान के परिवार को लगातार धमकियां दिलवाने लगा। आगे चलकर पता चला कि रिजवान के फैमिली फ्रेंड मोहिद्दीन उर्फ पप्पू से प्रदीप तोड़ी ने 13 सितंबर 2007 को एक होटल में मुलाकात करी थी और रिजवान प्रियंका की शादी तोड़ने के लिए
पप्पू को 5 लाख रुपए दिए थे। 19 सितंबर को भी प्रदीप तोड़ी ने पप्पू को 6 लाख रुपए दिए। पप्पू ने ये पैसे कथित तौर पर रिजवान के परिवार के सदस्यों के लिए मांगे थे। 7 सितंबर 2007 को अशोक तोड़ी के सीने में दर्द होने लगा। उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ का कहना था कि ये बस प्रियंका को घर ले जाने की उसकी एक चाल थी। इसके बाद भी प्रियंका रिजवान को छोड़कर नहीं गई। अब यहाँ से इस केस में एक बड़ा नाम शामिल होता है, स्नेहाशीष गांगुली। ये पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली के भाई हैं। ये लक्स इंडस्ट्री के निदेशक मंडल के सदस्य हैं और अशोक तोड़ी के बेहद करीबी भी हैं। स्नेहाशीष गांगुली ने इस मामले में प्रदीप तोड़ी की मुलाकात कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी से करवाई और उनसे अशोक तोड़ी के मामले को सुलझाने के लिए कहा। इस मीटिंग के तुरंत बाद ही तत्कालीन डीसीपी अजय कुमार ने रिजवान को धमकी दी कि अगर उसने प्रियंका को उसके माँ बाप के पास नहीं जाने दिया तो उस पर अपहरण और कीमती सामान की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन दिनों रिजवान और उसके परिवार का इतना जीना मुहाल कर दिया गया कि दबाव की वजह से प्रियंका और रिजवान को 8 सितंबर को अशोक तोड़ी के साले अनिल सरावगी के साथ एक समझौते पर दस्तखत करना पड़ा। समझौते के समय न चाचा प्रदीप तोड़ी मौजूद थे, न ही पिता अशोक तोड़ी। जैसा कि बताया जा रहा था कि अशोक तोड़ी को दिल का दौरा पड़ा था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहीं प्रदीप तोड़ी को पैर में चोट लग गई थी, इस वजह से वो वहां नहीं आ पाए थे। उस समय जो समझौता हुआ वो प्रियंका के मामा अनिल सरावगी के साथ हुआ। उन्होंने भी उस समझौते पर दस्तखत किए थे। उस समझौते में था कि प्रियंका 7 दिनों के लिए अपने माँ बाप के पास जाएगी, उसके बाद वो वापस रिजवान के पास लौट आएगी। इस समझौते के बाद प्रियंका अपने माँ बाप के पास 7 दिनों के लिए रहने के लिए चली गई। लेकिन इस दिन के बाद से प्रियंका और रिजवान एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाए। प्रियंका के जाने के बाद रिजवान अपने घर पर नहीं रहता था, कभी रिश्तेदारों के घर तो कभी अपने दोस्तों के घर। उसे डर था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। जब समझौते के हिसाब से 7 दिन बीत गए और प्रियंका रिजवान के पास नहीं लौटी, तब रिजवान बेचैन हो गया। उसने प्रियंका से मिलने की हर कोशिश करी, पर उसे प्रियंका से मिलने नहीं दिया गया। फोन पर बात तक करने नहीं दी गई। रिजवान ने प्रियंका के घर पर कई बार कॉल करी थी, लेकिन उसकी प्रियंका से बात नहीं कराई गई। एक दिन रिजवान ने अशोक तोड़ी को SMS भेजा, जिसमें रिजवान ने लिखा था कि प्रियंका को मेरे पास भेज दीजिए, वरना वो आत्महत्या कर लेगा। तो उधर से अशोक तोड़ी ने जवाब में लिखा कि तुम्हारे जो जी में आए करो, भाड़ में जाओ। पिता के पास जाने के बाद प्रियंका और रिजवान के बीच 11 सितंबर को फोन पर बात हुई थी। उसके बाद दोनों की कभी बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया। 19 सितंबर को रिजवान ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को एक खत लिखा कि मैं भारत का एक संजीदा और ईमानदार नागरिक हूँ। मैंने हमेशा संविधान की इज्जत करी है। एक वयस्क होने के नाते हमने कानून के रास्ते जाकर एक दूसरे से शादी की। प्लीज मेरी बीवी से मुझे मिलने में मदद कीजिए। जब रिजवान अपनी पत्नी प्रियंका को वापस लाने की कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी एक मनहूस खबर ने उनके परिवार को तोड़ दिया। 21 सितंबर को दमदम स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर रिजवान की लाश पड़ी मिली। उसके हाथ उसकी छाती पर मुड़े हुए थे और उनके सर पर पीछे गहरा घाव था। बाकी चेहरा बिल्कुल सही सलामत था। हैरान करने वाली बात यह थी कि रिजवान की लाश जहां मिली थी वहां से प्रियंका तोड़ी का घर बहुत पास में था। जिस रिजवान ने अपनी पत्नी को घर लाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, वो आत्महत्या कैसे कर सकता था? मौत वाले दिन रिजवान 3 लोगों से मिलने गया था। उस दिन वो एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति से मिलने गया था, फिर उसे लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर जाना था और प्रियंका के मामले में वो वकील नवनील और हिमांशु डे से भी मिलने वाला था। रिजवान ने मरने से ठीक पहले 10:28 पर वकील नवनील को फोन किया था। ऐसे में लोगों ने सवाल उठाए कि जो व्यक्ति मरने से पहले तक अपनी पत्नी को घर लाने की इच्छा रखता हो, वो आत्महत्या कैसे कर सकता है? रिजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी ने रिजवान की मौत को खुदकुशी का साधारण मामला घोषित कर दिया। प्रसून मुखर्जी ने रिजवान की मौत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उसने कहा कि अगर 23 साल की बेटी की देखभाल करने के बाद अगर परिवार को पता चले कि उसकी बेटी किसी अनजान युवक के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने चली गई है, तो माता पिता उसे स्वीकार नहीं कर सकते।
तोड़ी परिवार की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या शादी के मामले में पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है, तो इस पर प्रसून मुखर्जी ने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो कौन करेगा, पीडब्ल्यूडी। पुलिस कमिश्नर के इस बयान की बहुत आलोचना हुई। रिजवान के परिवार वालों का कहना था कि रिजवान ने आत्महत्या नहीं करी है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। दी टेलीग्राफ के मुताबिक जिस व्यक्ति ने सबसे पहले रेलवे ट्रैक पर रिजवान की डेड बॉडी को देखा था वो ट्रेन का ड्राइवर था। उसने बताया था कि रिजवान उसकी ट्रेन से नहीं टकराया था जिसे वो चला रहा था। उसने रिजवान को रेलवे ट्रैक पर आते टकराते या ट्रेन के सामने धक्का खाते नहीं देखा। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ठीक इसके उलट है। उसमें बताया गया कि ट्रेन के ड्राइवर ने एक सफेद शर्ट पहने व्यक्ति को रेलवे ट्रैक पर लेटते हुए देखा। रिजवान की मौत के बाद कोलकाता में लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। रिजवान के लिए उसके कॉलेज सेंट जेवियर्स में भी प्रदर्शन हुए, मोमबत्तियां जलाई गई। इसी बीच न जाने कैसे एक अफवाह फैल गई कि रिजवान की लाश को मॉर्चरी से गायब कर दिया गया है, ताकि पुलिस इस मामले की जांच को गुमराह कर सके और सबूतों को मिटाया जा सके। इसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। गुस्साई भीड़ कारों और बसों पर पथराव करने लगी। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई। 8 बसों को जला दिया गया। कई गाड़ियों को तोड़फोड़ दिया गया। लोगों और राजनीतिक पार्टियों के विरोध के बाद बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य रिजवान के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहां के लोकल लोग उनकी कार पर मुक्के बरसाने लगे। रिजवान मामले की जांच राज्य पुलिस की सीआईडी कर रही थी। सीआईडी की जांच प्रक्रिया पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। सीआईडी पर आरोप लगा कि उनके किसी भी अधिकारी ने उस जगह का निरीक्षण नहीं किया जहां पर लाश मिली थी। कोई जांच रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। जिस ट्रेन से युवक को टक्कर मारने का दावा किया गया था उसकी कोई फॉरेंसिक जांच भी नहीं की गई थी। पोस्टमार्टम का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं रखा गया। लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में अशोक तोड़ी से मुलाकात करने वाले किसी भी आईपीएस अधिकारी को पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाया गया। सीआईडी का झुकाव बस ये साबित करने की ओर ज्यादा रहा कि रिजवान की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने आत्महत्या करी थी। ये सब देखकर ही रिजवान के परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग करने लगे। इसके लिए वो कोलकाता हाई कोर्ट चले गए। 16 अक्टूबर 2007 को हाई कोर्ट ने रिजवान मामले में सीआईडी की जांच को गैर कानूनी बता दिया और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। कोर्ट ने सीबीआई को 2 महीने के भीतर रिजवान की मौत के कारण का पता लगाने का निर्देश दिया। जज ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रिजवान और प्रियंका को सुरक्षा देने की बजाय उनकी शादी में हस्तक्षेप किया था, जो कि गैर कानूनी था। लोगों का भारी विरोध देखकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी, डिप्टी कमिश्नर ज्ञानवंत सिंह और अजय कुमार, एंटी राउडी सेक्शन के सहायक कमिश्नर सुखांती चक्रवर्ती और सब इंस्पेक्टर कुशलेंदु घोष का ट्रांसफर कर दिया। उधर रिजवान की मौत के बाद प्रियंका तोड़ी ने चुप्पी साध दी थी। रिजवान के परिवार तक का हालचाल नहीं लिया। प्रियंका सुख दुख बांटने या शोक व्यक्त करने अपनी ससुराल भी नहीं गई। बाद में प्रियंका ने टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से रिजवान की मौत पर बातचीत करी और उसने जो बोला वो हैरान करने वाला था। प्रियंका की बातों से रिजवान के परिवार को गहरा सदमा लगा। प्रियंका ने कहा कि रिजवान मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारे वैवाहिक जीवन में रिजवान के बड़े भाई रुकबान और फैमिली फ्रेंड पप्पू की भागीदारी अच्छी नहीं रही, क्योंकि हम उन पर बहुत भरोसा करते थे। अन्यथा चीजें यहाँ तक नहीं पहुँचती और दुखद अंत नहीं होता। उसका कहना था कि रिजवान और रुकबान में बहुत मतभेद थे। प्रियंका के मुताबिक 19 सितंबर को पप्पू ने रिजवान से तलाक के पेपर्स पर हस्ताक्षर कराने के लिए उसके चाचा प्रदीप तोड़ी से पैसे लिए थे। 19 सितंबर की रात को रुकबान ने रिजवान को तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया था। प्रियंका ने कहा कि रिजवान अपने परिवार के दबाव के कारण बहुत परेशान था। प्रियंका ने रिजवान के भाई पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के बारे में कुछ गलत बयान दिए थे, जो उनके लिए चौंकाने वाले और दुख पहुंचाने वाले थे। इसके अलावा प्रियंका ने महिला आयोग से कहा था कि पिता अशोक तोड़ी पर जाने के लिए पुलिस ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला था। किसी पुलिस वाले ने उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया था। जब उसे पता चला कि उसके पिता बीमार हैं, तो वो खुद से ही अपने पिता के पास चली गई। प्रियंका ने 6 नवंबर को
अपनी सास को एक चिट्ठी लिखी जिसमें प्रियंका ने अपने सारे सामान वापस मांगे थे। रुकबान के मुताबिक उन सामानों में कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स, फैमिली एल्बम, स्कूल और कॉलेज के प्रमाण पत्र, 2 डायरी, कपड़ों के 4 पैकेट, कुछ सीडी और कुछ अन्य सामान भी थे जिन्हें प्रियंका ससुराल में छोड़ गई थी। इधर सीबीआई ने रिजवान की मौत को आत्महत्या ही माना, लेकिन सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में तोड़ी परिवार के सदस्यों और कोलकाता पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और रिजवान के दोस्त मुहिद्दीन उर्फ पप्पू पर रिजवान प्रियंका की शादी में हस्तक्षेप करने और रिजवान को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। रिजवान मौत से पहले अपनी मौसी के घर पर रह रहा था। सीबीआई को रिजवान के मौसी के लड़के के कंप्यूटर से एक सुसाइड नोट मिला। रिजवान के कजिन ने रिजवान की मौत के बाद उसे अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दिया था, पर सीबीआई ने फॉरेंसिक लैब में उस नोट को वापस रिस्टोर कर लिया। रिजवान ने अपने सुसाइड नोट में 3 पुलिस अधिकारियों अजय कुमार, ज्ञानवंत सिंह और सुकांति मुखर्जी के अलावा अपनी मौत के लिए टीएमसी के विधायक जावेद खान, अपने चाचा सदाकुर रहमान और प्रियंका के मामा अनिल सरावगी को जिम्मेदार ठहराया था। रिजवान ने कहा था कि मैं दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। हम एक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। पिछले 20 सालों में मैंने प्रशासन का असली चेहरा देखा है, जो पैसे पर चलता है। आम लोगों के लिए कोई कानून सुरक्षा नहीं है। मुझे पता है मुझे अदालत में लड़ना चाहिए था और शायद जीतना चाहिए था, लेकिन उसके बाद क्या? मेरे ससुराल वालों ने यह सुनिश्चित कर दिया होगा कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। इसलिए मैं अपनी जान लेने का फैसला कर रहा हूँ। मैंने अपने ससुर अशोक तोड़ी को माफ कर दिया, तो आखिरकार वो एक पिता है। आपको बता दूं कि उस समय सीबीआई के चीफ विजय शंकर थे और वो पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों 9 अक्टूबर को दिल्ली में मिले थे। इनकी मुलाकात पहले से निर्धारित नहीं थी। अब रिजवान मामले में संदिग्ध प्रसून मुखर्जी का सीबीआई चीफ से मिलना जांच की निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े कर रहा था। प्रसून मुखर्जी उस समय क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष भी थे और इस पद के लिए उन्हें उस समय के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से समर्थन मिला था। पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन मिनिस्टर श्रुति गोस्वामी ने दावा किया था कि लक्स कोजी के मालिक अशोक तोड़ी ने प्रसून मुखर्जी को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट चुनाव में फंडिंग भी करी थी। कोलकाता पुलिस ने अशोक तोड़ी को साल 1990 के दशक में क्रिकेट में सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें कोलकाता में सट्टेबाजी रैकेट का सरगना बताया गया था, लेकिन जल्द ही उनसे सारे आरोप हटा लिए गए और वो रिहा हो गए। शायद इन बातों से अब आप रिजवान मामले में मिलने वाले निष्पक्ष न्याय के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। साल 2010 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि इस बार मामले में हत्या का केस दर्ज करके नए सिरे से मामले की जांच की जाए। सीबीआई ने हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी। सीबीआई का मानना था कि रिजवान मामले की जांच दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डिटेल में जांच की है और मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या के लिए उकसाने का बनता है। वहीं तोड़ी परिवार भी हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। वहीं साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कह दिया कि रिजवान की मौत को हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला मानकर ही आगे बढ़े। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्तों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला चलना चाहिए। आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि रिजवान मामले के जो सबसे पहले जांच अधिकारी थे अरविंद मन्ना, साल 2009 में उनकी भी बड़ी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। वो दमदम में रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे। आपको हैरानी होगी कि मन्ना की लाश भी रिजवान की लाश की तरह ही रेलवे ट्रैक पर पाई गई थी। उनका शरीर शत विशत था, सर धड़ से अलग था, उनकी बाईं पसलियों के नीचे गहरा घाव था, बाएं हाथ का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ था और उनकी दाईं आंख बाहर निकल गई थी। मन्ना की मौत की जांच भी पश्चिम बंगाल सीआईडी ने करी थी। जांच में मन्ना की मौत को भी आत्महत्या बताया गया था। वहीं मन्ना के परिवार का मानना था कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। रिजवान मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। प्रियंका तोड़ी लक्स इंडस्ट्रीज का एड डिपार्टमेंट संभालती है। वो कई अवार्ड फंक्शंस पे भी दिख चुकी हैं। रिजवान की मां किशोर झा सत्यमेव जयते शो में आ चुकी है, जिसे आमिर खान होस्ट करते थे। आप उस एपिसोड को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली कहानी में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।